पीएमसी बैंक घोटाला और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद अब देश में दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले का जिन सामने निकल कर आया है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जारी भर्ती घोटाले और कई अन्य वित्तीय अनियमितताओं के साथ दिल्ली सरकार और भारत सरकार के कई डिपार्टमेंट के ऊट पटांग जवाबों से तंग आकर जुलाई 2021 में दिल्ली न्यूज 24 ने खुद जनहित याचिका दायर की थी। कई तारीखों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार दिल्ली सरकार ने माना कि उसके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कई तरह के घोटाले चल रहे हैं, जिस पर दिल्ली सरकार ने कार्रवाई की बात कही है। नमस्कार, मैं अमित लाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ दिल्ली न्यूज 24 का यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिल्ली सरकार का ताजा हलफनामा पढ़कर सुनाएंगे ताकि इस बैंक में जिन जिन लोगों का खाता है उन्हें कम से कम यह जानकारी तो मिले कि उनके गाढ़े पसीने की कमाई को इस बैंक का घोटालेबाज चेयरमैन और फर्जी एमडी कैसे कैसे और कहां कहां उड़ा रहे थे, ताकि आपको यह समझ में आ सके कि आखिर देश में बैंकिंग करप्शन किस तरह से सरकारी दफ्तरों तक फैल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस पूरे महा घोटाले की कहानी का यह स्पेशल एपिसोड। आरसीएस ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिका में जो जवाबी हलफनामा पेश किया है, जिसमें आरसीएस ने माना है कि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में कई तरह के घोटाले आज भी चल रहे हैं। आज हम आपको इन घोटालों की पूरी फेहरिस्त एक एक करके बताने जा रहे हैं और आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उस हलफनामे को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आरोप जो है इस दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर वो यह है कि यह बैंक जो है वो दिल्ली सरकार का मुख्य शेयरधारक है। इसके बावजूद दिल्ली राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी को 13 करोड़ रुपए का कर्ज दिया और इस सोसाइटी ने इसी 13 करोड़ रुपए के कर्ज से 13 करोड़ रुपए के लोन से बैंक के ही 2 करोड़ 80 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, जिसके कारण बैंक में दिल्ली सरकार के शेयरों की हिस्सेदारी कम हो गई। इसमें डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देते हुए कहा है रिपोर्ट में कि आरसीएस बैंक के मामलों पर पकड़ बनाए रखने के लिए आनुपातिक रूप से सरकार के शेयरों को बढ़ाने के लिए वित्त विभाग के साथ सरकारी शेयरों के प्रतिशत से संबंधित मुद्दे को उठाए। इसके अलावा आरसीएस कार्यालय इस बात की जांच करे कि बैंक अपने स्वयं के शेयरों को खरीदने के लिए किसी मेंबर कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दे भी सकता है या नहीं। इस अनुशंसा के तहत आरसीएस ने एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपते हुए कहा है कि आरसीएस ने दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के मामलों में दिल्ली सरकार की वित्तीय पकड़ बनाए रखने के लिए दिल्ली सरकार के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से इस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी को 51% करने के लिए आवश्यक कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू की जाए। अब दूसरे आरोप की बात करते हैं। दूसरा आरोप कहता है कि आरबीआई की गाइडलाइन का उल्लंघन कर बैंक ने अपने ग्राहकों के इन ऑपरेटिव अकाउंट चार्ज काट रहा था। इससे इमरजेंसी शुल्क के रूप में 2 करोड़ 35 लाख रुपए इकट्ठे हुए। इस राशि पर जीएसटी की गणना 42 लाख 30 हजार रुपए की गई, जिसे सरकार को जमा किया जाना था। लेकिन वर्तमान जो मैनेजमेंट कमेटी है, उस मैनेजमेंट कमेटी के निर्देश पर बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हेरा फेरी करके यह जीएसटी का पैसा किसी अन्य मद में, मतलब किसी और हेड में ट्रांसफर कर दिया गया।
इस मामले पर डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस की रिकमेंडेशन यह कहती है 2,35,00,000 रुपए के अनुचित या इमरजेंसी शुल्कों पर जीएसटी का जो 42,30,000 रुपया बना और उसे जमा नहीं कराया गया, इस आरोप की जांच आरसीएस को अधिनियम के तहत करनी चाहिए और इसके लिए विशेष ऑडिट करवाना चाहिए। आरसीएस ने एक्शन टेकन रिपोर्ट सौंपते हुए कोर्ट में बताया है, हलफनामा दायर कर, कि सतर्कता निदेशालय की सलाह के अनुसार इस कार्यालय द्वारा विशेष लेखा परीक्षा कराने पर विचार किया जा रहा है। विशेष लेखा परीक्षक की फीस और अन्य विशेष लेखा परीक्षक की दंड सूची तैयार करने और उनके भुगतान पर एसजीसीआर और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट दिल्ली के साथ उत्तर भारत की शीर्ष मतलब बड़ी बीसीए फर्मों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। अब तीसरे आरोप पर आते हैं। तीसरा आरोप कहता है कि बैंक की प्रबंध निदेशक श्रीमती अनीता रावत, अब हम इनको फर्जी एमडी अनीता रावत कह सकते हैं, तो बैंक की फर्जी एमडी अनीता रावत ने नांगलोई में बैंक की 715 वर्ग गज जमीन बिना कोई पैसा लिए दिल्ली सहकारी विपणन और आपूर्ति संघ को ट्रांसफर कर दी है। अब इसमें आरोप क्या है? आरोप यह है कि श्री विजेंद्र सिंह के पुत्र मनदीप सिंह इस महासंघ के निदेशक होने के साथ साथ बैंक के भी निदेशक हैं, इसलिए उन्होंने फेडरेशन के माध्यम से जमीन के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया है। इस आरोप पर जो है डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस की रिकमेंडेशन आई है कि आरसीएस बैंक की नांगलोई शाखा से संबंधित कथित 715 वर्ग गज भूमि को दिल्ली सहकारी विपणन और आपूर्ति महासंघ को ट्रांसफर करने के इस विशेष पहलू पर विस्तृत जांच करे। जांच में अन्य बातों के साथ साथ फेडरेशन की प्रबंध समिति, निदेशक मंडल की पूरी संरचना और यह भी शामिल होना चाहिए कि क्या बैंक इस तरीके से संपत्ति को ट्रांसफर कर सकता है आरबीआई के मौजूदा प्रावधानों और दिशा निर्देशों के तहत या नहीं कर सकता। आरसीएस ने इसमें कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट रखते हुए बताया है कि स्पेशल रजिस्ट्रार जो हैं वो डीएससी अधिनियम 2003 की धारा 61 के तहत सुनवाई कर रहे हैं। अब आते हैं चौथे आरोप पर। चौथा आरोप कहता है कि बैंक अधिकारियों को माननीय एलजी के अनुमोदन से खराब ऋण की वसूली के लिए सहायक कलेक्टर ग्रेड 2 के रूप में अधिकृत या नियुक्त किया जाता है। बैंक को अशुद्ध ऋण की वसूली का 5% रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है, लेकिन बैंक द्वारा ऐसा कोई राजस्व रजिस्ट्रार के पास जमा ही नहीं कराया जा रहा। इतना ही नहीं, अपर सचिव राजस्व द्वारा दिनांक 22 फरवरी 2013 के अधिसूचना द्वारा ऐसे प्राधिकार को निरस्त करने के बावजूद बैंक अधिकारी अवैध रूप से सहायक समहर्ता के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें विजिलेंस की रिकमेंडेशन बड़ी मजेदार है। पहले तो आप आरोप को एक लाइन में समझ लीजिए कि जो अधिकार एक अपर सचिव राजस्व का होता है वो गलत तथ्य बताकर बैंक ने जो है माननीय पूर्व एलजी के यहां से इसका अनुमोदन ले लिया है कि अब वो हमारे बैंक के अधिकारी होंगे। तो इसमें विजिलेंस ने क्या दिया है रिकमेंडेशन देते हुए विजिलेंस ने कहा है कि एक्ट की धारा 111 के आधार पर सहकारिता विभाग में तैनात अधिकारियों को भी सहायक कलेक्टर के रूप में नामित किया गया है। इसलिए आरसीएस दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को प्रत्यायोजित यानी अपनी तरफ से बनाए गए सहायक कलेक्टरों की शक्तियों को वापस लेने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है या विचार कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति के कारण विजिलेंस ने आगे लिखा है कि मौजूदा स्थिति के कारण जहां सहायक कलेक्टर बैंक के अधिकारी हैं, सरकार को बैंक द्वारा चूककर्ता उधारकर्ताओं से वसूली की गई राशि पर 5% राजस्व की लगातार हानि हो रही है। तो आरसीएस ने एक्शन टेकन रिपोर्ट देते हुए कोर्ट के सामने यह कहा है कि बैंक के अधिकारियों को सौंपे गए सहायक कलेक्टरों के अधिकारों को वापस लेने के मामले की
आरसीएस अभी जांच ही कर रहा है। मतलब आरोप देशद्रोह के लेवल के हैं और उनकी जांच आरसीएस कर रहा है। कमाल है। चलिए पांचवें आरोप पे। पांचवा आरोप है जो काफी गंभीर है। पांचवा आरोप कहता है कि साल 2009-10 में, जी हां, साल 2009-10 में बैंक के अध्यक्ष श्री विजेंदर सिंह, मजाक देखिए, साल 2009-10 में बैंक के अध्यक्ष श्री विजेंदर सिंह ने बैंक में 113 कर्मचारियों को नियुक्त किया जो बैंक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एमडी, डायरेक्टर और अन्य बैंक अधिकारियों के रिश्तेदार थे। जबकि दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार डायरेक्टर के रक्त संबंधी बैंक में नियुक्ति के लिए पात्र ही नहीं है। जो शिकायतकर्ता ललित कुमार हैं, उनका आगे आरोप है इसमें कि 9-10 से लगातार बैंक में की गई सभी नियुक्तियां या तो अधिकारियों के रिश्तेदारों की हुई हैं या तो फिर बोर्ड के मेंबरों के, डायरेक्टरों के रिश्तेदारों की। इन नियुक्तियों में कोई पारदर्शिता और उचित निर्धारित प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया गया। उन्होंने अपनी तत्काल शिकायत में ऐसी कुछ नियुक्तियों का हवाला दिया था जो हम आपको बताते हैं, जो आरसीएस की रिपोर्ट में मौजूद है। पहला हवाला है, लिपिक के रूप में कार्यरत श्री पवन कुमार मौजूदा निदेशक के पुत्र हैं। निदेशक का नाम है बनवारी लाल और यह व्यक्ति पवन कुमार की नियुक्ति के बाद बैंक का निदेशक पद का चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं थे, फिर भी इन्होंने लड़ा। दूसरा नाम आता है श्री गौरव महेश्वरी, मौजूदा महिला निदेशक मीरा महेश्वरी के पुत्र हैं। इन्होंने भी अपने बेटे को बैंक में नियुक्त करवाया और निदेशक के पद पर भी बनी हुई हैं और बार बार चुनाव लड़के निदेशक बनती रही, मतलब डायरेक्टर बनती रही। फिर नाम आता है जो है निदेशक नरेश लाकड़ा के भाई का, और मुंडका का जो बैंक का कार्यालय है वो भी इन्हीं के भवन में चल रहा है, नरेश लाकड़ा के। इसलिए यह दावा किया है कि वह भी बैंक के निदेशक का चुनाव नहीं लड़ सकते और ना ही अभी मौजूद निदेशक हो सकते। इसी आरोप में एक आरोप और है कि बैंक ने नियमों का उल्लंघन करके एक खुली बोली में डीडीए के 4 फ्लैट खरीदे, जिससे बैंक को 25 करोड़ का नुकसान हुआ। ये जो हम अपनी पिछले कई एपिसोडों में आपको बताते रहे हैं। इसमें जो है विजिलेंस की जो आई है रिकमेंडेशन, अब वो सुनिए। किसमें? 110 लोगों की भर्ती में और डीडीए के 4 फ्लैट खरीद के 25 करोड़ का नुकसान करने में। इसमें विजिलेंस कहती है कि यहाँ वर्णित इन मामलों में और जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है, कर्मचारियों को निदेशक मंडल के निकट संबंध में पाया गया है। हालांकि यह प्रस्तुत किया जा रहा है किसके द्वारा? आरसीएस के द्वारा। यानी विजिलेंस ने यहाँ पर रंजीत सिंह की जांच पे भी उंगली उठाई है, जो एडिशनल आरसीएस जिन्होंने इस फैक्ट फाइंडिंग की जांच की थी। हालांकि यह प्रस्तुत किया जा रहा है कि उन्हें बहुत पहले और उनके रिश्तेदारों को बोर्ड में नामित किए जाने से पहले भर्ती किया गया था। इसलिए तथ्यान्वेषी जांच के लिए उपलब्ध सीमित दस्तावेजों को देखते हुए, देखिए दोस्तों, हमने भी अपने एपिसोडों में बताया था कि जो विधानसभा को आरसीएस ने जो रिपोर्ट सौंपी है या कोर्ट में ये जो स्टेटस रिपोर्ट या फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी पे जो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो आरसीएस रख रहा है, इन सारे मामलों में जो आरसीएस ने है 2014 के चुनाव के दस्तावेज छुपा लिए थे। इसीलिए विजिलेंस ने उस गलती को पकड़ा है और उसने कहा है कि तथ्यान्वेषण जांच के लिए उपलब्ध सीमित दस्तावेजों को देखते हुए शेष 110 मामलों के मामले को भी खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए शेष सभी मामलों में आरसीएस द्वारा आगे की जांच की जानी चाहिए कि क्या ये मौजूदा कानूनों, सेवा नियमों और सहकारी बैंक के उपनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस ने 4 डीडीए फ्लैटों की खरीद के लिए भी तथ्यान्वेषी जांच या आरबीआई द्वारा दी गई अनुमति से संबंधित किसी भी दस्तावेज की जांच आरसीएस द्वारा नहीं की गई है, यह स्पष्ट किया है। और साथ ही यह बताया है कि ऐसे दस्तावेजों की जांच डीएससी अधिनियम 2003 की धारा 56 और नियम 2007 के नियम संख्या 76 के साथ पढ़ा जाना आवश्यक है। और विजिलेंस ने आरसीएस को कहा है
कि इस बात की आप जांच कीजिए कि क्या सहकारी बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित उपरोक्त अधिनियम, नियम और दिशा निर्देशों के प्रावधानों की आवश्यकता का अनुपालन किया भी था या नहीं। जबकि नाबार्ड ने हमें आरटीआई में पहले ही ये जवाब दे रखा है कि बैंक ने इन 4 फ्लैटों की खरीद जो की है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 9 का उल्लंघन है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इस मामले में आरसीएस महोदय कहते हैं कि इस मामले में भी वो धारा 61 के तहत जांच कर रहे हैं, यानी अब हो गई 61 के जांच के 4 आदेश जो पेंडिंग है। अब छठा और 7वां आरोप, इसमें आरोप लगाया गया है कि जो दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के मौजूदा चेयरमैन विजेंदर सिंह जी हैं, उन पर जो है नैफेड में रहते हुए तकरीबन 1600 करोड़ रुपए के घोटाले में उन पर रिकवरी का आदेश हुआ था। उस रिकवरी जांच में उन्होंने जो है 1 भी रुपया जमा नहीं किया और आरोपी रहते हुए रिकवरी के उन्होंने बैंक का चुनाव लड़ा और बैंक के डायरेक्टर भी बने। हालांकि जिसके खिलाफ जो शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार कोई भी ऐसा सदस्य जिसके खिलाफ वसूली लंबित है बैंक का चुनाव नहीं लड़ सकता। यही आरोप आरएस जून पर भी था। इसमें जो है विजिलेंस ने जो है रिकमेंडेशन दी कि जो डॉक्टर विजेंदर सिंह और आरएस जून को जो क्लीन चिट दी गई थी इस रिकवरी के ऑर्डर से, उस केंद्रीय रजिस्ट्रार द्वारा जारी 2 जून 2014 के आदेश की सत्यता की पुष्टि की जाए। और आरसीएस ने अपने एक्शन टेकन रिपोर्ट में लिखा है कि केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय ने 24 जनवरी 2023 को 2 जून 2014 के आदेश की सत्यता की पुष्टि की है, जबकि हमारे पास जो दस्तावेज हैं उसके मुताबिक ये सच है कि रिकवरी के आरोपी रहते हुए 2014 में विजेंदर सिंह चुनाव लड़े थे, क्योंकि 2014 का चुनाव अगस्त महीने की जगह अप्रैल में ही कंप्लीट करा लिया गया था। ये देखिए इंडियन कोऑपरेटिव और भारतीय सहकारिता का वो समाचार का कटिंग, जिसमें खुद विजेंदर सिंह ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उनके ऊपर रिकवरी का आरोप है, फिर भी वो सर्वसम्मति से चुन लिए गए और ये चुनाव अगस्त में होना था और अप्रैल में करा लिया गया आरसीएस से मिली भगत करके। ये भी इस खबर में साफ है। अब चलते हैं 8वें आरोप पर। 8वां आरोप जो है वो पूरी तरह से अनीता रावत की फर्जी नियुक्ति पर है, जिसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। उसका जो है हमने पिछले एपिसोडों में बताया है कि दिल्ली सरकार ने यह मान लिया है कि डॉक्टर विजेंदर सिंह और उनकी बोर्ड ने 2016 में, 2014 में तो पहले खुद बोर्ड को गलत तरीके से कब्जा किया रिकवरी के आरोपी रहते हुए, और 2016 में एक बैंक के स्टाफ को, जो कि कथित तौर पे स्टाफ हो भी नहीं सकती, उसके बारे में आरसीएस के 181 यही दिल्ली विधानसभा को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें ये बकायदा दर्ज है एक शिकायतकर्ता की तरफ से, जो कि बीजेपी के पूर्व परिवहन मंत्री हैं देवेंद्र शौकीन। उनकी तरफ से आरोप में ये लिखा गया है, आरसीएस को जो आरोप पत्र जो भेजा गया है जांच के लिए उनकी तरफ से इस बैंक में हुए घोटालों पर, उसमें ये लिखा गया हुआ है कि अनीता रावत जो है हाउसिंग कॉरपोरेशन से आई थी। कैसे आई थी? उनको डेपुटेशन पे लिया गया था, और डेपुटेशन का ये नियम है कि डेपुटेशन अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपको वापस आना होगा, आपको वहां रेगुलराइज नहीं किया जा सकता। और अनीता रावत को लगातार प्रमोशन पे प्रमोशन दी गई। तो अभी तो फिलहाल आरसीएस ने सिर्फ एमडी के तौर पर अनीता रावत की नियुक्ति को गलत माना है, क्योंकि सरकार की कोई अनुमति नहीं ली। नाबार्ड भी इस बारे में झूठ बोल रहा है कि अनीता रावत या किसी भी एमडी की नियुक्ति में उसका कोई आदेश लेना या उसका कोई लेना देना नहीं है। इसका हम अगले हलफनामा एपिसोड में खुलासा करेंगे। 9वां आरोप ये है, पहले यहां पर जो है 2403 सोसाइटियां थी मेंबर इस बैंक में चुनाव के लिए, लेकिन इन्होंने सारी सोसाइटियों को खारिज कर दी। तो इसमें जो है विजिलेंस ने कहा है कि आरसीएस को इस बारे में पूछताछ करनी चाहिए कि शेष 1103 सोसाइटियों की स्थिति क्या है और कानून के तहत उचित कार्रवाई करें। अब इसमें आरसीएस महोदय ने कोर्ट को यह बताया है कि चूंकि दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की प्रबंध समिति ने दिल्ली कोऑपरेटिव एक्ट 2003 की धारा 41 के तहत
निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, इसलिए बैंक के सदस्य जिनकी सदस्यता कथित रूप से समाप्त हो गई है, कथित रूप से, वे सदस्य बने रहेंगे। अब आते हैं जी 10वें एलिगेशन पे। 10वां एलिगेशन यही कहता है कि बैंक के उपनियमों के अनुसार 2016 से पहले एमडी को दिल्ली सरकार के परामर्श से नाबार्ड द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो हम बार बार दावा करते रहे हैं। लेकिन साल 2016 में बैंक के एक कर्मचारी को बैंक के प्रबंधन द्वारा प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया, जो नियमों उपनियमों के विरुद्ध है। इसके अलावा बैंक के अध्यक्ष ने अपने पीए को एडिशनल एमडी भी नियुक्त कर दिया, राकेश पवार। उनका भी एपिसोड आपने देखा होगा पीछे। लेकिन आरसीएस ने यहां राकेश पवार के बारे में कोई बात नहीं की है, नाबार्ड के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। यहां पर सीधे वही जवाब दोहराया है कि हमने एमडी अनीता रावत को बदलने का आदेश दे दिया। बस यही लीपापोती है इस पूरी की पूरी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में, यही लीपापोती है। और एक बात और जो हम बताना चाहते हैं अपने दर्शकों को भी और आरसीएस महोदय को भी, कि ये जो आप एक्शन टेकन रिपोर्ट लेके आए हो ना, ये सिर्फ पीआईएल के 46 नंबर पॉइंट का जवाब है महोदय। बाकी आरोपों का क्या?